तो हेलो मित्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो गाइस फाइनली मैंने स्टार्ट कर दिया एक और न्यू सीरीज जो कि सच्ची में काफी ज्यादा कमाल की होने वाली है। तो फिर एंड तक जरूर देखना और गाइस कमेंट में जरूर बताना कि मेरे को इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आएगी तो मैं ऑफकोर्स इस सीरीज को आगे भी कंटिन्यू करूंगा, पर अभी के लिए बिना टाइम फोड़े सीधे बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमें रात का सीन दिखाया जाता है एंड एक आवाज हम लोगों को बता रही होती है फैनियर एक एस रैंक मॉन्स्टर है जो कि अकेला ही एक पूरे बड़े शहर को तबाह कर सकता है और कुछ दिनों से लगातार ये एक विलेज पर अटैक करने आ जाता है। विलेज वाले भी इस चीज से काफी ज्यादा घबराए हुए हैं। इस वजह से उन लोगों ने अपनी सेविंग्स को इकट्ठा करके हमारी पार्टी फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग को हायर किया जिससे कि हम लोग इस मॉन्स्टर को हरा सकें। तभी हम लोगों को हमारे एमसी कर्ट को दिखाया जाता है जो कि एक जगह छुपा हुआ होता है और हाँ ये भी इन लोगों की पार्टी का ही मेंबर होता है। तभी हम देखते हैं जहाँ कर्ट छुपा हुआ होता है उसी एरिया से फैनियर भी आ रहा होता है एंड वो कर्ट पर अटैक करके कर्ट को काफी दूर फेंक देता है जिससे कि कर्ट भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। तभी हम देखते हैं फाइनली कर्ट की पार्टी की लड़ाई फैनियर के साथ स्टार्ट हो चुकी होती है जिसमें ऑफ कोर्स कर्ट की पार्टी काफी ज्यादा भारी पड़ रही होती है फैनियर पे एंड थोड़ी देर की फाइट के बाद कर्ट की पार्टी के मेंबर्स फाइनली इस मॉन्स्टर को हराने में कामयाब रहते हैं। वहीं कर्ट तो काफी ज्यादा इंजर्ड होता है, वो तो सही तरीके से उठ भी नहीं पा रहा होता। हमें कर्ट की पार्टी के मेंबर्स का इंट्रोडक्शन भी दिया जाता है जिसके सर पे पट्टी बंधी हुई होती है, उसका नाम बैंडिना होता है जो कि स्पीड में काफी ज्यादा तेज होती है एंड जो लड़की अपने हाथ में एक स्टाफ पकड़े हुए होती है उसका नाम मैरले फिश होता है एंड वो एक प्रीस्टेस होती है एंड इन लोगों का लीडर जो कि सेंटर में खड़ा होता है इसका नाम होता है गोलनोवा जो कि एक फ्लेमिंग वॉरियर होता है। हम लोगों को बताया जाता है जैसे ही इन लोगों ने फैनियर को हराया वैसे इन लोगों की पार्टी को हीरोज की पार्टी का दर्जा दे दिया गया एंड सभी लोग इन्हें काफी ज्यादा रिस्पेक्ट देने लगे। और रही बात मेरा काम कुछ खास नहीं है, हालांकि मैं हूँ इन लोगों की पार्टी का मेंबर, लेकिन मैं बस इन लोगों के कामों में बस इन लोगों का हाथ बटाता हूँ। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ कर्ट की पार्टी के सभी मेंबर्स तो मजे कर रहे होते हैं, वहीं कर्ट को तो नौकरों की तरह काम करवाया जा रहा होता है बट कर्ट को तो इन चीजों की कोई परवाह नहीं होती, वो शांति से अपने कामों में लगा हुआ होता है। तभी लीडर बोलता है कर्ट मैंने काफी सोच समझ कर फैसला लिया है, मैंने फैसला लिया है कि तुम्हें हमारी पार्टी से निकाला जाता है। हम कर्ट को देखते हैं वो तो सदमे में ही आ जाता है कि भाई आप अचानक से ऐसा फैसला कैसे ले सकते हैं, आखिर मैंने क्या गलत किया है जो कि आप मुझे पार्टी से निकाल रहे हैं। तभी लीडर बोलता है तूने कुछ किया ही तो नहीं है, यही तो बात है। फाइट वगैरह हम लोग करते हैं, सारे जोखिम हम लोग झेलते हैं, तू क्या करता है बस सामान उठाने का काम, आखिर इससे हम लोगों की पार्टी का कोई इंप्रूवमेंट थोड़ी ना होगा। हम देखते हैं इसी तरीके से बाकी के पार्टी मेंबर्स भी कर्ट का मजाक उड़ाने लगते हैं एंड बोलते हैं तू तो यार एक ट्रैश है एंड हमारी पार्टी पर एक बोझ है, तेरे जैसे बोझ को उठाकर हम लोग आगे थोड़ी ना बढ़ सकते हैं एंड हम लोगों को आगे बढ़ना है, इसलिए किसी ना किसी को तो पीछे छोड़ना ही पड़ेगा ना, और तुझसे बड़ा ट्रैश तो हमारी पार्टी में कोई और है ही नहीं, इस वजह से तुझे हमारी पार्टी से निकाला जाता है। हम देखते हैं कर्ट कुछ बोलने की भी कोशिश करता है कि प्लीज मुझे अपनी पार्टी में रहने दो, लेकिन तभी लीडर उसके पेट में एक काफी तगड़ी सी लात मार देता है जिससे कि कर्ट तो काफी दूर जाकर गिरता है। तभी लीडर काफी ज्यादा चौड़ में बोलता है वेल मुझे अपनी बात को दोहराना बिल्कुल भी पसंद नहीं, मैंने तुझे पहले ही बता दिया है कि तू एक ट्रैश है एंड हम लोग किसी भी बोझ को अपने साथ लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तभी हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, कर्ट हम लोगों को बताता है हाँ आप लोग एकदम सही समझ रहे हैं, मेरे को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है और अब मैं बेरोजगार बन चुका हूँ, एक ऐसा पर्सन जो कि काम के लिए बस इधर उधर सफर कर रहा है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है कर्ट एक सिटी में आ चुका होता है एंड उसके पास अब पैसे वगैरह काफी कम बचे हुए होते हैं। तभी वो एक जगह पर आता है जिसको हम लोग एक गिल्ड की तरह समझ सकते हैं जहाँ पर लोगों को काम दिया और लिया भी जाता है। इस जगह का नाम हेलो वर्क होता है। हम देखते हैं जैसे कर्ट इसके अंदर जाता है अचानक से इसके सामने एक रिसेप्शनिस्ट आ जाती है जिसको देखकर तो इसके गोटे ही मुंह में आ जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट बोलती है हेलो मिस्टर, हेलो वर्क स्टेशन के शैमिलिया ब्रांच में आपका स्वागत है, क्या तुम कोई काम ढूंढ रहे हो या फिर अपना काम करवाने के लिए किसी को हायर करना चाहते हो। कर्ट विलायक मैं यहाँ काम की तलाश से आया हूँ। तभी रिसेप्शनिस्ट बोलती है अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले हम आपका इंटरव्यू लेंगे और उसके बाद टेस्ट। ये बोलते वो कर्ट को लेके एक रूम में आ जाती है। वो बोलते हैं तो चलिए सबसे पहले आपकी नाम और उम्र से शुरू करते हैं। कर्ट बोलता है वेल मेरा नाम कर्ट रॉकहैंस है एंड मेरी उम्र 15 साल है। तभी रिसेप्शनिस्ट बोलती है तो क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कहाँ से हैं। तभी कर्ट बताता है वेल मैं शीन माउंटेन के हेस्ट विलेज से बिलोंग करता हूँ। तभी रिसेप्शनिस्ट बोलती है अच्छा उस जगह से, वेल मुझे नहीं लगा था कि उस जगह पर कोई विलेज भी मौजूद होगा, वेल अब तक आपने कौन कौन से काम कर रखे हैं। तभी कर्ट बोलता है वेल इससे पहले मैं एक एडवेंचरिंग पार्टी जिसका नाम फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग था उसके लिए काम करता था। हम देखते हैं ये चीज सुनकर वो रिसेप्शनिस्ट भी थोड़ी हिले जाती है। वो बोलती है ये तो हीरोज की पार्टी है ना, क्या आप उसके लिए सच्ची में काम करते थे। तभी कर्ट थोड़ा उदास होते हुए बोलता है हाँ मैं करता था लेकिन उन्होंने मुझे निकाल दिया। तभी रिसेप्शनिस्ट बोलती है आपको उदास होने की कोई जरूरत नहीं, चलिए इन बातों को साइड में रखते हैं, अब आपकी स्किल्स को टेस्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं स्किल्स वो टैलेंट है जो कि हमें गॉड देते हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर आपके अंदर कौन कौन से टैलेंट छिपे हुए हैं। हम कर्ट को देखते हैं, वो तो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। तभी कर्ट हम लोगों को बताता है स्किल्स
इनको भी रैंकों में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे नीचे होता है जी, जिनको सबसे ज्यादा नल्ला माना जाता है, और सबसे हाईएस्ट होता है ट्रिपल एस। इस रैंक के बंदों को गॉड लेवल स्किल रखने वाला बंदा कहा जाता है। हमें देखने को मिलता है अब कर्ट की काफी सारी स्किल्स को टेस्ट भी कर लिया गया होता है, जिसमें उसकी ज्यादातर स्किल्स जी रैंक की होती हैं, जो कि सबसे लोएस्ट रैंक होती है। रिसेप्शनिस्ट भी बोल रही होती है, वेल आपके रिजल्ट को देखते हुए आपके पास किसी भी तरीके की कोई कॉम्बैट स्किल या टेक्निक नहीं है। थोड़ा बुरा तो है क्योंकि इन फ्यूचर आप कुछ लिमिटेड काम ही कर सकते हैं, लेकिन आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, अभी भी ट्रेड वर्क है, आप कोई बिजनेस कर सकते हो। हमने अभी भी आपकी ब्लैकस्मिथ एंड अल्केमी वाली फील्ड में आपकी स्किल्स को टेस्ट नहीं किया है, पर दुख के साथ बोलना पड़ रहा है अभी के लिए हम इन स्किल्स को टेस्ट कर भी नहीं सकते, क्योंकि हम लोगों का टेक्नीशियन एक हफ्ते के लिए थोड़ा बाहर गया हुआ है, वो एक हफ्ते बाद ही आएगा। तभी हम कर्ट को देखते हैं, वो तो काफी उदास होता है, वो बोलता है ऐसा है क्या, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, मेरे पास तो पैसे भी कम है, पता नहीं मैं इतने दिन कैसे टिकूंगा। तो रिसेप्शनिस्ट बोलती है अगर ऐसी बात है तुम उन सैंडबैग को उठाने की कोशिश क्यों नहीं करते, अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो अगर कोई इससे रिलेटेड वर्क वगैरह होगा तो मैं तुम्हें उस वर्क को दे दूंगी। कर्ट भी लाइक होके ये बोलते वो उन सैंडबैग को उठाने लगता है, उसे महसूस होता है कि ये बोरियां तो उसका माना को ड्रेन कर रही हैं। और गाइस बता दूं ये सैंडबैग कोई नॉर्मल सैंडबैग्स नहीं है, स्पेशल सैंडबैग्स हैं, बट ये चीज रिसेप्शनिस्ट को भी नहीं पता है। हम देखते हैं कर्ट तो इन बोरियों में से एक बोरी को उठा लेता है जैसे तैसे करके, लेकिन उसे काफी ज्यादा भारी लग रही होती है ये बोरियां। हम देखते हैं कर्ट की तो हालत ही खराब हो चुकी होती है इन बोरियों को उठाते हुए। हमें देखने को मिलता है रिसेप्शनिस्ट भी ये चीजें देख रही होती है, वो बोलती है वेल तुम थोड़े स्ट्रॉन्ग तो हो, तो तुम कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए एकदम ठीक हो, तो क्या कहते हो टाइकून की मैग्रेटिव में एक फ्रंटियर टाउन अपनी सिटी वॉल्स को रिपेयर करवाने के लिए वर्कर्स को ले रहा है, क्या तुम ये काम करना चाहोगे। हम कर्ट को देखते हैं, वो तो पहले से ही किसी काम की तलाश में होता है एंड वो इस काम के लिए राजी हो जाता है। रिसेप्शनिस्ट बोलती है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें एक लेटर दूंगी जो कि उन्हें दिखा देना। तभी अगले सीन में हम देखते हैं लैम अपनी डेस्टिनेशन पर आ चुका होता है एंड उसने लेटर भी दिखा दिया होता है। काम कराने वाला बंदा बोलता है सुनो लड़के, मैं सिर्फ तुम्हें एक ही बार तुम्हारा काम समझाने वाला हूँ, उसके बाद तुम्हें जो करना है खुद से करना है, समझे। हमारा पहला काम सीमेंट को बनाओ और दूसरा काम फिर दीवार पर छपाका मार दो। इनडायरेक्टली ये पलस्तर करने की बोल रहा होता है। लाइन भी लाइक ओके। तभी वो बंदा बोलता है वेल मैं 3 घंटे बाद तुम्हारे काम को चेक करने आऊंगा, कम से कम तुम एक बैरल को आधा तो खत्म कर ही देना, क्योंकि तुम्हारे काम के हिसाब से ही तुम्हें पेमेंट दी जाएगी, ये बात दिमाग में डाल लेना। ये बोलते हो वो बंदा वहां से चला जाता है। लाइम भी यार मेरे पास पैसों की काफी ज्यादा कमी है भाई, मेरे को काम तो करना पड़ेगा। तभी अगले सीन में हम देखते हैं जैसे ही वो बंदा 3 घंटे बाद यहाँ आता है, उसके तो गोटे ही मुंह में आ जाते हैं, क्योंकि लाइम ने तो 3 महीने का काम मात्र 3 घंटे में कर दिया होता है। तभी कर्ट बोलता है वेल मुझे माफ कर दीजिए, मेरा सीमेंट खत्म हो गया था, नहीं तो मैं इस काम को पूरा ही कर देता। तभी हम उस बंदे को देखते हैं, वो इन बातों को सुन ही नहीं रहा होता, वो अपने मन में सोच रहा होता है यार इस बंदे ने तो वेस्टर्न वॉल के तो 1/3 काम को तो अकेले ही कर दिया है, वो भी 3 घंटों में। तभी वो कर्ट से पूछता है तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने सबसे ऊंचाई वाला काम कैसे किया, क्योंकि यहाँ मुझे आसपास कोई सीढ़ियाँ वगैरह तो दिखी नहीं रही जिसका तुमने यूज किया हो। तभी कर्ट बताता है वेल मैंने इसका यूज किया भी नहीं है, मैंने बस सीमेंट उठाया, दीवार पर छपा के एंड उस पर डंडे से रोलर चला दिया, बस काम खत्म। इस बंदे को देखते हैं, वो कर्ट को देखते हुए सोच रहा होता है क्या इस बंदे को ये काम कोई हलवा वगैरह लगता है कि बनाया और चाट लिया, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, ये सच है कि इस बंदे ने अकेले ही 1/3 काम को कंप्लीट कर दिया है। तभी वो कर्ट से पूछता है तो तुम्हारे यहाँ कितने दिन काम करने के इरादे हैं। तभी कर्ट बोलता है वेल मैं 1 हफ्ते तक नल्ला बैठा हुआ हूँ, तो मैं 1 हफ्ते तक काम करने की कोशिश करूंगा। तभी वो बंदा बोलता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आज के लिए तुमने काफी अच्छे से काम किया है और आज के लिए इतना काफी भी है, ये लो तुम्हारी आज की पेमेंट, बची हुई पेमेंट तुम्हें हेलो वर्क के थ्रू ट्रांसफर कर दूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास इतने ही है। कर्ट को देखते हैं, उसे तो अपनी पेमेंट काफी ज्यादा लग रही होती है, वो पूछता है क्या आपको लगता है कि मैं इतने पेमेंट को डिजर्व करता हूँ। तभी वो बंदा बोलता है क्या यार तू थोड़ा सा बेवकूफ वगैरह है, ऑफ कोर्स तेरे को जब मैंने दिया है तो मेरे को लगता है कि तू इसको डिजर्व करता है। हम कर्ट को देखते हैं, वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, वो अपने मन में सोच रहा होता है ये भाई साहब सच में काफी ज्यादा अच्छे हैं, अब तो मैं कल और भी अच्छे से काम करूंगा। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मजदूरों में तो काफी ज्यादा हो हल्ला हो रहा होता है कि भाई ये काम कैसे हुआ, आखिर ये किसने किया। हमें पता चलता है कर्ट ने तो अकेली वेस्टर्न एंड नॉर्थर्न वॉल के काम को कर दिया होता है। हमें इन भाई साहब को भी दिखाया जाता है जो कि कर्ट से बोल रहे होते हैं वेल आपने यहाँ पर बहुत अच्छे से काम किया, अब हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है, प्लीज अब आप यहाँ से जा सकते हैं। कर्ट बोलता है वेल अभी तो मुझे 3 ही दिन हुए हैं। तभी वो बंदा बोलता है तुम जो कह रहे हो वो सही है, लेकिन तुम्हारा काम काफी ज्यादा बेहतरीन है,
वॉल सही करने का काम गरीबों को भी मिलना था। अगर उन्हें काम ही नहीं मिलेगा तो आखिर वो अपना पेट कैसे पालेंगे। तुम्हारा काम सच्ची में काफी बेहतरीन है, लेकिन अगर तुम यहाँ और रुके तो गरीबों के लिए कोई काम बचेगा ही नहीं। जो एबिलिटी और जो तेजी तुमने अपने काम में मुझे यहाँ दिखाई है, मेरे को लगता है तुम्हारी एबिलिटी जरूर डबल एस रैंक पर होगी। ये लो तुम्हारी बाकी की पेमेंट। और मैं तुम्हें सलाह भी देना चाहूंगा कि तुम्हारी स्किल्स सच्ची में काफी बेहतरीन है। तुम्हें यहाँ आसपास घूमकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपनी स्किल्स का बेहतरीन यूज करना चाहिए। क्यों ना तुम रॉयल कैपिटल में जाकर अपनी स्किल्स का प्रदर्शन करो। कर्ट को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता कि ये बंदा मेरी तारीफ भी कर रहा है, मेरे को यहाँ से निकाल भी रहा है। भाई मेरी तारीफ कर रहा है, मेरी बेइज्जती कर रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कर्ट वापस से हेलो वर्क्स में आ जाता है, जहाँ रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है अच्छा तो उन्होंने तुम्हें निकाल दिया, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? हमारे टेक्नीशियन अभी भी यहाँ नहीं आए हैं। फिर वहाँ एक लेडी को देखते हैं जिसकी एक रिसेप्शनिस्ट से बहस वगैरह हो रही होती है। वो बोल रही होती है तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकती। तभी रिसेप्शनिस्ट बोलती है आपकी इन कंडीशनों के साथ आपकी जॉब को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा। तभी वो लेडी बोलती है प्लीज एक बार ट्राई तो करके देखो। तभी वो रिसेप्शनिस्ट बोलती है हम ऐसा नहीं कर सकते, चाहे आप कितनी भी इंसिस्ट करने की कोशिश करो। हम देखते हैं ये चीज कर्ट और वो रिसेप्शनिस्ट भी सुन रही होती है। इस रिसेप्शनिस्ट का नाम कृशाल होता है। कृशाल बोलती है वेल मैं अभी देख कर आती हूँ कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। ये बोलती है वो निकल जाती है एंड वहाँ जाकर पूछती है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। तभी दूसरी रिसेप्शनिस्ट बताती है ये लेडी एक माइनर को हायर करना चाहती है, लेकिन वो उस पर्सन को सक्सेसफुल रिजल्ट के अकॉर्डिंग पे करने की इंसिस्ट कर रही है, वो भी एक अनअप्रूव्ड माउंटेन के लिए बिना एडवांस पेमेंट के। तभी कृशाल बोलती है मिस अगर आपकी यही शर्तें हैं तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप कुछ इन्वेस्टर्स को बुलाकर वहाँ पर एक माइंड डेवलप क्यों नहीं करवा लेती। तभी वो लेडी बोलती है मेरे पास इतना समय नहीं है, अगर मैंने एक हफ्ते के अंदर टैक्स को पे नहीं किया तो उस माउंटेन को तबाह कर दिया जाएगा। तभी कृशाल बोलती है यार ये तो काफी बड़ी समस्या है। तभी हम देखते हैं वहाँ कर्ट भी आ जाता है जो कि बोलता है हेलो मिस अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं इस जॉब को एक्सेप्ट कर सकता हूँ। मैं अपने विलेज के माइंस में अपने कई सारे लोगों की मदद किया करता था और उसको ढूंढने में। कृशाल बोलती है क्या तुम्हें सच में यकीन है, क्योंकि इस जॉब में तुम्हें तुम्हारे रिजल्ट के अकॉर्डिंग ही पे मिलेगा। ये इस वजह से ऐसा बोल रही है क्योंकि इन लोगों के अकॉर्डिंग पहले तो इन लोगों को ओर्स मिलना ही काफी ज्यादा मुश्किल होता है एंड अगर वो मिल भी गया तो उसके अंदर कुछ बढ़िया निकलेगा या नहीं ये भी लक पर ही डिपेंड करता है। तभी वो हायर करने वाली लेडी बोलती है वेल मैं यहाँ किसी तगड़े बंदे को हायर करने आई हूँ, किसी ऐसे क्यूटी पाई को नहीं। तभी कृशाल बोलती है अगर ऐसी बात है तो उस केस में आपको 11 सिल्वर कॉइन तो एडवांस देने ही पड़ेंगे। तभी वो हायर करने वाली लेडी बोलती है वेल इतना तो मेरे पास नहीं है। लड़के तुम्हारा नाम क्या है? कर्ट भी अपना नाम बता देता है। वो बोलती है चलो ठीक है, लगता है मुझे तुमसे ही काम चलाना पड़ेगा, मेरे पीछे आओ। हम देखते हैं कर्ट भी उसके पीछे जाने लगता है। जाते हुए वो कृशाल से शुक्रिया करता है अब तक की सभी चीजों के लिए। कृशाल तो ठरकी मोड में आ चुकी होती है एंड वो अपने मन में सोच रही होती है ये बंदा सच में काफी ज्यादा हैंडसम है, ऐसे तो कोई मॉडल वगैरह होना चाहिए, कहाँ ये बेकार के कामों में फंस गया है। दूसरी रिसेप्शनिस्ट बोलती है मिस कृशाल आप सुन भी रही हैं, एक बैंक ट्रांसफर आया है। तभी हम कृशाल को देखते हैं वो हड़बड़ाते हुए उस बैंक ट्रांसफर को ले लेती है एंड बोलती है ये जरूर कंस्ट्रक्शन वर्क की पेमेंट होगी जो कि हम लोगों को कर्ट के अकाउंट में डिपॉजिट करना है। जैसे वो अंदर अमाउंट को देखती है वो तो हिले जाती है क्योंकि अंदर 200 गोल्ड कॉइन डिपॉजिट करने के लिए दिए गए होते हैं। हम देखते हैं वो तो इतनी हिल जाती है कि वो पीछे की तरफ जाने लगती है एंड वो सैंडवैक्स से नीचे टकरा जाती है। वो बोलती है सैंडवैक्स आखिर ये यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी दूसरी रिसेप्शनिस्ट बताती है हम लोगों ने इसे यहाँ से वापस भेजने के लिए रखा है क्योंकि ये सैंडबैग्स कोई आम सैंडबैग्स नहीं है, इन्हें इंसान के अंदर कितना माना है उसे मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। किसी पर्सन के अंदर जितना ज्यादा माना होगा ये सैंडबैग्स उतने ही ज्यादा भारी हो जाते हैं। इन्हें एक्टिवेट करने के लिए कम से कम किसी पर्सन के अंदर रॉयल कर्ट मेज के लेवल जितना तो माना होना जरूरी है। कल क्या आप हमारे लिए इन्हें यहाँ से बाहर रख सकती हैं? नहीं तो कोई और भी गिर सकता है। हम कृशाल को देखते हैं वो भी ऐसे ही करने लगती है, लेकिन उन्हें वो सैंडबैग्स काफी ज्यादा हल्के लग रहे होते हैं। वो सोचती है जब इन्हीं सैंडबैग्स को कर्ट ने उठाया था तो उसकी हालत खराब हो गई थी, उसे काफी भारी लग रहे थे ये। कहीं कर्ट के पास कर्ट आखिर तुम हो कौन? तभी सीन शिफ्ट होकर हमें कर्ट की तरफ का सीन दिखाया जाता है। कर्ट और ये लेडी दोनों ही इस माइनिंग वाले माउंटेन पर आ चुके होते हैं एंड शाम हो चुकी होती है, इस वजह से ये लोग सोने वगैरह की तैयारी कर रहे होते हैं। बट यहाँ पर सिर्फ एक ही टेंट बना हुआ होता है जिस वजह से कर्ट को थोड़ा अजीब लग रहा होता है। वो पूछता है क्या हम लोग एक ही टेंट में सोने वाले हैं? तभी वो लेडी बोलती है इसमें क्या कोई दिक्कत है या फिर तुम्हारे दिमाग में कुछ और विचार चल रहे हैं? तभी कर्ट थोड़ा शर्माते हुए बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो मैं सोच रहा था एक लड़का और एक क्यूट सी लड़की एक ही टेंट के अंदर, ये सोचने से ही थोड़ा अजीब लगता है। हम देखते हैं यूलिशिया तो काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है एंड बोलती है आखिर तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, आखिर मैं तुझे कहाँ से क्यूट लगती हूँ बे? तभी कर्ट बोलता है मैंने पूरी दुनिया घूमी है तो मैं इतना तो बता ही सकता हूँ तुम काफी ज्यादा क्यूट हो। हम यूलिशिया को देखते हैं वो तो और भी ज्यादा ब्लश करने लगती है। वो बोलती है देख मैंने 10 साल की उम्र से ही एडवेंचरिंग करना शुरू कर दिया था तो मेरे को पता है कि मैं क्यूट हूँ या नहीं, तो अब ये बकवास बंद कर और ये ले अपना खाना। ये बोलते हुए वो एक उबले हुए आलू को कर्ट को पकड़ा देती है। कर्ट बोलता है यूलिशिया कैसे तुमने पकाया है? तभी यूलिशिया बोलती है हाँ मैं जानती हूँ, इससे कुकिंग कहना मुश्किल है, बस मैंने इसे उबाल
निकाल दिया है। तभी कर्ट बोलता है नहीं, बहुत टाइम हो गया है जब किसी ने मेरे लिए खाना पकाया था। सच बोलूं तो मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहूंगा। ये बोलते वो उस उबले हुए पोटैटो को खाने लगता है। वो बोलता है सच में ये काफी अच्छा है। एंड वो अपने मन में ही सोच रहा होता है मेरे पिछली पार्टी के मेंबर्स मेरे साथ तो खाते भी नहीं थे, मुझे खुशी है कि मैं इससे मिला। अभी अगले सीन में हम देखते हैं कर्ट और यूलेशिया टेंट में आ चुके होते हैं सोने के लिए, बट कर्ट को तो नींद ही नहीं आ रही होती। यूलेशिया तो काफी बिंदास होकर सो रही होती है। कर्ट अपने मन में सोच रहा होता है मिस यूलेशिया, आपको किसी भी लड़के पर विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं भी अपने आप को काफी मुश्किल से रोक पा रहा हूँ। ये बोलते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। हम यूलेशिया को देखते हैं, वो भी सो नहीं रही होती। वो अपने मन में सोचती है वेल जैसा कि मैंने सोचा था ये लड़का दिल का बुरा नहीं है, हम लोग 1 हफ्ते तक साथ रहेंगे, इसको टेस्ट करना मेरा सबसे बढ़िया फैसला था। ये बोलते हुए वो भी सो जाती है। तभी अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूलेशिया उठ चुकी होती है एंड वो अपने कोट को पहनने वाली होती है। उसे देखने को मिलता है उसका कोट तो पहले थोड़ा कटा फटा होता है लेकिन अब बिल्कुल सही हो चुका होता है। साथ ही साथ 1-2 बटन भी टूटी हुई होती है, वो भी एकदम सही हो चुकी होती है। हम कर्ट को देखते हैं जिसने अपनी पूरी रात एक पेड़ के सहारे बिताई होती है, वो भी उठ जाता है। तभी यूलेशिया कर्ट से पूछती है क्या मेरे कोट को तुमने ठीक किया? तभी कर्ट बोलता है हाँ। यूलेशिया भी लाइक तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कर्ट बोलता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम यूलेशिया को देखते हैं, वो अपने मन में सोच रही होती है सच में ये लड़का तो काफी ज्यादा टैलेंटेड है। तभी वो कर्ट से बोलती है ठीक है जैसे ही तुम तैयार हो जाओ वैसे ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। आखिरकार हम लोगों को 1 हफ्ते के अंत तक 10 गोल्ड कॉइन जो कमाने हैं। कर्ट भी लाइक ओके तो क्या सोचा है हम लोग कहाँ से खोदना शुरू करने वाले हैं? तभी यूलेशिया बोलती है कहाँ से खोदना शुरू करने वाले हैं भाई, हम लोग कहीं से भी खोद सकते हैं, आखिर हम लोगों को और जो ढूंढना है। तभी कर्ट बोलता है क्या इससे पहले तुमने कभी और को माइन किया भी है? अगर तुम ऐसे ही किसी भी जगह को खोदोगी तो तुम्हें कभी भी और नहीं मिलने वाला, तुम ये काम मुझ पर छोड़ सकती हो। तभी यूलेशिया बोलती है क्या सच में? तभी कर्ट बोलता है हाँ ऑफ कोर्स। तभी अगले सीन में हम देखते हैं थोड़ी देर माउंटेन में घूमने के बाद कर्ट को फाइनली एक और मिल भी जाता है। जैसे ही उसको वो तोड़ता है उसे देखने को मिलता है उसके अंदर तो काफी कीमती क्रिस्टल्स होते हैं जो कि एक और के अंदर ही लगभग 3 गोल्ड के बराबर क्रिस्टल मौजूद होते हैं। हम देखते हैं यूलेशिया तो काफी ज्यादा हिली हुई होती है। वो बोलती है यार हमने तो अपने गोल्स का 1/3 हिस्सा पहले ही पूरा कर लिया। अगले सीन में हम देखते हैं कर्ट ने थोड़ी ही देर के अंदर बहुत सारे क्रिस्टल्स को जमा कर लिया होता है। यूलेशिया बोलती है तो अब हम लोगों का आगे का प्लान क्या है? क्या अब हम लोगों को इन क्रिस्टल्स को बेच देना चाहिए? तभी कर्ट बोलता है नहीं, पहले वाले क्रिस्टल काफी बड़ा था लेकिन बाकी के क्रिस्टल काफी छोटे हैं, हमें इन क्रिस्टल को मैजिक क्रिस्टल में बदल देना चाहिए। यूलेशिया बोलती है क्या सच में? मुझे लगा था किंगडम में 10 से भी कम मैजिक क्राफ्ट्समैन है जो कि मैजिक क्रिस्टल को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं जितनी देर में ये बोल रही होती है उतनी देर में तो एक क्रिस्टल को मैजिक क्रिस्टल में कर्ट बदल भी चुका होता है। हम देखते हैं ये चीज देखकर तो यूलेशिया भी हिली हुई होती है। वो बोलती है क्या तुमने कर भी दिया? बड़े से बड़े मैजिक क्राफ्ट्समैन को भी छोटे से छोटे क्रिस्टल को मैजिक क्रिस्टल में बदलने में 1 घंटा लग जाता है, लेकिन तुमने तो बातों ही बातों में बदल दिया। वो अपने मन में सोच रही होती है सच्ची में इस बंदे में कुछ तो बात है जो कि इसे सभी बंदों से अलग बना रही है। तभी हमें देखने को मिलता है अब शाम हो चुकी होती है एंड यूलेशिया क्रिस्टल्स को बेचने जा रही होती है। वो कर्ट से भी पूछती है लेकिन कर्ट बोलता है नहीं मैं यहीं रुकूंगा क्योंकि मुझे यहाँ थोड़ा काम है। यूलेशिया भी लाइक ओके तुम्हें मुझ पर विश्वास है, ठीक है मैं सुबह तक यहाँ आ जाऊंगी, प्लीज खुद पर ज्यादा जोर मत देना। ये बोलते हुए वो भी वहाँ से निकल जाती है। बट वो अपने मन में सोच रही होती है सच्ची में ये लड़का कुछ ज्यादा ही क्यूट है यार, मेरी तो इससे नजर ही नहीं हटती। अभी अगले सीन में हम देखते हैं यूलेशिया एक जगह पर आ चुकी होती है। एक बंदा बोल रहा होता है वेल इन मैजिक क्रिस्टल को सेल करने के लिए तुम्हारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है? तब यूलेशिया बोलती है इन क्रिस्टल्स को हमने खुद बनाया है, इस वजह से हमारे पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट बिल्कुल भी नहीं है। हमें देखने को मिलता है वो बंदा तो और भी कई सारे सवाल पूछने लगता है। यूलेशिया अपने मन में सोच रही होती है मुझे लगा ही था ऐसा होगा। ये बोलते हुए वो एक बैच को दिखा देती है जिसे देखकर तो वो बंदा काफी ज्यादा हिले जाता है। वो बोलता है तुम तो एक ऐसी एडवेंचरर हो जो कि सीधे रॉयल फैमिली के अंडर सर्व करती हो, प्लीज मुझे माफ करना। यूलेशिया बोलती है चलो ठीक है मैंने तुम्हें माफ किया, पर क्या मैं तुम्हारे टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज कर सकती हूँ? मुझे रॉयल कैपिटल जाना है। वो बंदा भी हाँ कर देता है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं वो टेलीपोर्टेशन वाले रूम में होती है एंड वो अपने मन में सोच रही होती है ये बात सच है कि मैं सिर्फ रॉयल कैपिटल के अंडर ही वर्क करती थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर मैंने उन्हें इन क्रिस्टल के बारे में बता भी दिया तो वो मेरा यकीन करेंगे। फिर अगले सीन में रॉयल कैपिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूलेशिया एक शॉप में आई होती है एंड वहाँ की लेडी बोल रही होती है तो यूलेशिया मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ आओगी। तभी यूलेशिया बोलती है वेल मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे ये खरीद लो। ये बोलती है वो एक मैजिक क्रिस्टल को दिखाती है। हम देखते हैं जैसे ही सामने वाली लेडी इस क्रिस्टल को देखती है पहले तो वो बोलती है वेल इसका ग्लो ज्यादा नहीं है, इस वजह से मैं इसकी ज्यादा कीमत नहीं दे पाऊंगी, 10 सिल्वर कॉइन कैसे रहेंगे? लेकिन तभी वो उस क्रिस्टल में कुछ ऐसा देख लेती है जिसे देखकर वो तुरंत ही बोल पड़ती है वेल ठीक है मैं तुम्हें इस क्रिस्टल के 10 गोल्ड कॉइन देने के लिए तैयार हूँ। जिसे सुनकर तो यूलेशिया भी हिले जाती है। वो बोलती है आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? वो लेडी बताती है दरअसल इस मैजिक क्रिस्टल के अंदर नॉर्मल मैजिक क्रिस्टल से 10 गुना ज्यादा माना भरा हुआ है और
और रही बात इसके ग्लो की, तो इस क्रिस्टल को बनाया इस तरीके से गया है ताकि इसके अंदर का माना बाहर ना आ सके। यूलेशिया बोलती है मेरे पास इस तरीके के 49 क्रिस्टल और हैं। तभी हम देखते हैं वो लेडी तो अपने सामने 500 गोल्ड कॉइन लाकर रख देती है, जिससे यूलेशिया भी हिले जाती है। वो लेडी बोलती है यूलेशिया मैं तुमसे 2 चीजों की रिक्वेस्ट कर रही हूँ। पहली, इन क्रिस्टल को मेरे अलावा तुम किसी और को मत बेचना, क्योंकि इनकी वैल्यू सिर्फ मैं समझ सकती हूँ, कोई और नहीं। और दूसरी, आखिर इन क्रिस्टल को किसने बनाया है, मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। यूलेशिया बोलती है माफ करना, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तभी वो लेडी बोलती है आखिर क्यों नहीं, ऐसे कमाल के बंदे को तो हमारे किंगडम के लिए काम करना चाहिए। तभी यूलेशिया बोलती है मुझे माफ करना, पर मैं बिना उसकी परमिशन के उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को किसी और को शेयर बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। तभी वो लेडी यूलेशिया को धमकी देने लगती है। वो बोलती है मैं तुमसे पूछ नहीं रही, तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ रॉयल कोर्ट मेज के तौर पर, मैं तुमसे हाई अथॉरिटी रखती हूँ। तभी यूलेशिया बोलती है अब मैं सीधे रॉयल फैमिली के अंडर सर्व नहीं करती, तो इस वजह से मुझे तुम्हारा ऑर्डर मानने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वो लेडी बोलती है लेकिन तुम अपने स्टेटस का अपनी एडवेंचरिंग के लिए तो खूब यूज करती हो। हम देखते हैं इस चीज से यूलेशिया भी कुछ नहीं बोल पाती। तभी वो लेडी शांत होते हुए बोलती है चलो ठीक है, अब एक कुछ फ्रेंड्स की तरह बात करते हैं, प्लीज उसे किसी अदर नेशन की हत्या तो बिल्कुल भी मत लगने देना। और हाँ, उसे ये भी बता देना हम उन्हें रॉयल मैजिक टेक्नोलॉजी रिसर्च लैब की डायरेक्टरशिप की पोजीशन भी दे सकते हैं, साथ ही साथ उनकी टैलेंट को देखते हुए उन्हें एक इज्जतदार काउंट भी बना सकते हैं। हम देखते हैं अब यूलेशिया भी अब बाहर आ चुकी होती है। वो अपने मन में सोच रही होती है इस लेडी ने मुझे 500 गोल्ड कॉइन पे किए, साथ ही साथ ये कर्ड को एक डायरेक्टर एंड काउंट की पोजीशन भी देना चाहती है। आखिर ये लेडी करना क्या चाहती है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं यूलेशिया हेलो वर्क्स में आई होती है एंड वो आते साथ ही कृषाल से पूछती है वेल मैं कर्ड के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। उसी टाइम पर कृषाल भी यही चीज पूछती है। हम देखते हैं दोनों ही एक दूसरे को बस देखते ही रह जाते हैं। दोनों लोगों को ही कर्ड के बारे में जानने की काफी बेचैनी हो रही होती है। तभी हम देखते हैं यूलेशिया तुरंत ही अपना बैच दिखा देती है और बोलती है मेरे को कर्ड के बारे में जानना है, तो जो भी कर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो वो तुरंत ही मेरे पास ले आओ। हम देखते हैं जैसे यूलेशिया कर्ड की प्रोफाइल पढ़ती है वो तो हिल जाती है, क्या ये तो हीरोज की पार्टी का मेंबर था, साथ ही साथ इसने अपनी पहली कमाई में ही 200 गोल्ड कॉइन पा लिए। तभी क्रिस्टल बताती है हाँ, क्योंकि ये काफी ज्यादा टैलेंटेड है, इसने अकेले नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न वॉल को अकेले ही ठीक कर दिया था बिना किसी की मदद के। यूलेशिया बोलती है वेल वो टैलेंटेड तो है, चलो ठीक है, तुम इन 499 गोल्ड कॉइन को भी उसके अकाउंट में डाल देना। इस चीज से तो क्रिस्टल भी हिल जाती है कि भाई इतने अमाउंट को। तभी यूलेशिया वहां से जाने लगती है और जाते जाते बोलती है वेल मैं एक ऐसे एडवेंचर के तौर पर तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ जो कि सीधा रॉयल फैमिली के अंडर काम करता है। आज के बाद तुम कर्ड की इन्फॉर्मेशन इधर उधर नहीं फैलाओगी, समझी। हम देखते हैं क्रिस्टल भी हाँ बोल देती है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं यूलेशिया वापस कर्ट के पास आ चुकी होती है। उसे देखने को मिलता है कर्ट ने तो रातों रात में ही उस तंबू के घर को एक बम्बू का घर बना दिया होता है। ये चीज वो कर्ट से भी पूछती है। कर्ट बोलता है वेल हमारे विलेज में तो ऐसा ही होता है, ये कोई खास बात नहीं है। यूलेशिया तो पूरी हिली हुई कि आखिर ये बंदा आया किस प्लेनेट से। अरे और गाइस इसी बेहतरीन सीन के साथ हो जाता अपना ये एपिसोड यही फिनिश। गाइस फ्लो में ये एपिसोड कुछ ज्यादा ही लॉन्ग बन चुका है। क्या आपको लॉन्ग वीडियो पसंद है कमेंट में जरूर बताना। और गाइस जो भी चैनल पर नया हो या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। और हाँ गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक कर देना भाई। आप लोग जब लाइक करते हो तो मेरे को काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। गाइस अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए अपना।